वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जो आपको यहाँ देखो, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? हम चैप्टर करने वाले हैं ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर है ये? ग्रेविटेशन है। और क्लास नाइन्थ का चैप्टर है। वन ऑफ द बोल सकते हैं कि बेस्ट चैप्टर है। क्लास आपको 11 12th में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और यहाँ से काफ़ी इजी चैप्टर है, आपका हो जाएगा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको थर्ड जो भी है थर्स्ट वाला सेकंड पार्ट हम उसको फर्दर पढ़ लेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को हम दो में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्या? हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जितने भी होंगे अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सारे कुछ यहीं पे कवर हो जाएगा। अपना फुल चैप्टर करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, और वो आप देखोगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आप क्वेश्चन को फोड़ दोगे। ठीक, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे कंसेप्चुअल जो मैजिकल चीज यहाँ लिखी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट चीज जो इस बुक की है हमारे पास, जो मेरे को लगती है यहाँ पे कंसेप्चुअल, कि हम अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और क्यों ज्यादा इतनी ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, क्या चीज है। बॉयंसी फोर्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका फॉर्मूला G m1m2/r², थर्स्ट, और ये G वाला ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। वेट पढ़ेंगे हम, मास इनटू ग्रेविटी। हम वैल्यू ऑफ G, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जल्दी से फटाफट से चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्या? यहां लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले मैं देखो, ये चीज है ग्रेविटेशन। क्या चीज होती है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन कहां से आया? तो ग्रेविटेशन अपना आया, अपना है ग्रेविटेशियो। कहां से आया? ग्रेविटेशियो। ग्रेविटेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट टू, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अट्रैक्ट करना। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना ये नाम रखा ग्रेविटेशन, तो ऐसे ही नहीं रख दिया इसका नाम इसलिए रखा ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशियो का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, और इसी से क्या नाम पड़ गया इसका? ग्रेविटेशन। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं आगे। अब देखो, हमने नाम भी पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इफ वी रिलीज, अगर हम देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो चीजों में क्या लगती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़ा कुछ अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने एक चीज पढ़ी थी, ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल दो बंदों को आपस में प्यार करने के लिए नहीं है। ये एक दूसरे को ये प्यार करने के लिए अट्रैक्ट नहीं करते। ये किसने बोला है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बंदों को आपस में प्यार करने के लिए अट्रैक्ट नहीं करती। इसके कुछ अपने फिनोमिने हैं और इसके कुछ अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। और यहां फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जब भी आप किसी, अगर मान लो आप किसी सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे चले गए, और वहां से आपने क्या कर दिया, मानो कि आपका दिल किया कि अंदर काफी ज्यादा गर्मी है, और आपने क्या कर दिया? बाहर जाके जंप कर दिया। अब क्या आप हवा में तैरते रहोगे? नहीं, आप क्या करोगे? आप नीचे गिर जाओगे। हवा वाला तैरने वाला तो सिस्टम हमने यहाँ पे रखा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे। जो भी करेगा ग्रेविटेशन करेगा, अर्थ करेगा। अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशन। तो वो क्या करेगा? उसको पुल करेगा, और वो क्या चल जाएगा? नीचे, है ना। द स्टोन, अब यहाँ पे स्टोन की बात चल रही है, लेकिन स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स अर्थ मीन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो क्या कर रहे हैं कि वो क्या, कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब अर्थ क्या कर रही है? उसको अट्रैक्ट कर रही है हमेशा। अर्थ देखो, कभी चीज देखिए कि अगर कोई भी नीचे, अगर आपने क्या किया, एक ना सेकंड फ्लोर पे आपने क्या करते, जंप कर दिया, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या लगा रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटी। जब भी अर्थ की बात होगी तो हम ग्रेविटी बोलेंगे, और जब दो हैविली बॉडीज की बात करेंगे यूनिवर्स में तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी हम ग्रेविटी की बात करेंगे दैट मीन्स कि मैं अर्थ के साथ बात कर रहा हूं उसकी, और जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो मैं बोल रहा हूं यूनिवर्स में दो बॉडीज की बात चल रही है। ठीक है, तो बड़ी बात। अब उसके बाद, ए फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स है क्या, जो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द
अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ में क्या है, एक बाबा जी बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, हर एक बंदे को जब भी ऊपर से कोई जंप करता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब यहां लिखा हुआ है हेयर स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट अर्थ। अब जरूरी नहीं है कि ये स्टोन है ये अर्थ है, तो जो फोर्स, देखो अर्थ भी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और स्टोन भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, लेकिन एज कंपेयर टू अर्थ का साइज काफी बड़ा है, इस वजह से जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नन्नू सा छोटू सा स्टोन। इत्तू सा तो स्टोन है, तो क्या उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक, तो जल्दी से आगे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिवर्स फ्लो करती हैं क्या है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन की वजह से ही हमारी रिवर फ्लो करेंगी। जितने भी टाइड्स वगैरह उठते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए है जिम्मेदार कौन, ग्रेविटेशन जिम्मेदार है। और प्लैनेटरी मोशन, कौन सा मोशन, प्लैनेटरी मोशन। अब बोलोगे ये कौन सा मोशन है, तो प्लैनेटरी मोशन मतलब जितनी भी सैटेलाइट आपकी स्पेस में घूम रही है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, चाहे नेचुरल सैटेलाइट की बात करो चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, घूमने के लिए ग्रेविटेशनल रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर द एग्जांपल्स जो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कहाँ यूज हो रही है। आप बेधड़क बोल सकते हो सोलर सिस्टम, टाइड, रिवर फ्लो और प्लैनेटरी मोशन। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहने वाला है। जल्दी से चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्या लिखा हुआ है, सर इसैक न्यूटन। ठीक, सबसे पहले कोपरनिकस, कौन, याद रखना है मेरे लिए, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या बताया, कोपरनिकस ने पहले ये बोलते थे कि अर्थ सेंटर में है और बाकी सब उसके रिवॉल्व घूमते हैं, लेकिन उसने कोपरनिकस ने ये बताया कि अर्थ सेंटर में नहीं है भाई, सेंटर में है सन, और सन के रिवॉल्व जितने भी प्लैनेट हैं क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लैनेट हैं क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद ठीक, इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद है कैपलर। उसके बाद कैपलर ने क्या दिया, प्लैनेटरी मोशन दिया, और कैपलर की हेल्प से ही सर इसैक न्यूटन ने क्या दे दिए, क्या दिया, ग्रेविटेशन दी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, सभी को पता है, नीचे बैठे होते हैं, ऊपर पीछे क्या होता है, सेब का पेड़ होता है कि आम का पेड़ होता है, पीछे होता है सेब का पेड़, है ना। जहां फिर किसका पेड़ होता है, वाटरमेलन का पेड़ होता है, नहीं, सेब का पेड़ होता है, नीचे बैठा होता है ना, ऊपर से सेब गिरता है। तो क्या उस पे ऊपर पहली बार सेब गिरा था, पहले कभी जिंदगी में सेब ही नहीं गिरे। तो क्या हुआ, उसके दिमाग में इंस्टेंट सडन आइडिया आया कि क्या चीज़ है इसके पीछे, क्या रीज़न है, क्योंकि साइंटिस्ट का दिमाग काफ़ी खराब होता है, और खराब ही था तभी हमारे लिए एक नया चैप्टर बन गया ग्रेविटेशन। अगर खराब नहीं होता तो ये चैप्टर हमारी 9th में नहीं होता और हम यहाँ बच जाते, लेकिन न्यूटन ने हमारा काम बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं थोड़े से संकी होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं और नई नई चीजें निकालते रहते हैं। तो उसने बोला कितना, 1687 में बोला, प्रपोज्ड ए लॉ। लॉ मतलब यूनिवर्सल लॉ जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सदाबहार यही चलेगा और यहां से लेके एंड तक यही चलता रहेगा। कोपरनिकस पहले क्या बोलते थे, पहले ये देख लेते हैं। कोपरनिकस सबसे पहले क्या बोलते थे कि अर्थ सेंटर पे है और बाकी चीजें उसके रिवॉल्व घूमती हैं। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड सेंटर में है और जहां जहां आपकी गर्लफ्रेंड होती है आप उसके रिवॉल्व घूमते हो, वैसे ही कोपरनिकस ने बोला कि ये चीज गलत है। अब क्या चीज, उसने बोला कि सन सेंटर पे है और प्लैनेट आपस में घूमते हैं। फिर कैपलर आया, कैपलर ने प्लैनेटरी मोशन दिया और उसी के बेसिस पे क्या हो गया, सर इसैक न्यूटन ने भी अपनी थोड़ी सी ग्रेविटेशन दे दी। ठीक है, अब ग्रेविटेशन क्या चीज है यहां से पढ़ते हैं कि यूनिवर्स विच इज नोन एज ए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ये बोलता है मास, ये मास 1 ये मास 2, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, जिसको मैंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी यूनिवर्स में मास हैं सारे आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे मैं हूं चाहे आप यहां बैठे हुए हो, कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे में और आप में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इत्तू सी है, इत्तू सी कि आप उसको फील भी नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि वो क्या चीज है,
कि हम में, हर एक में, मेरे में और हर एक बंदा जो बाहर है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम, इतनी कम, इतनी कम कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे। ठीक, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर आपको कहीं 1/r स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनवर्स, किसकी बात चल रही है यहां पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जब भी आपसे ये पूछे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको बोलते हैं, तो जब भी फॉर्मूला में आपको क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस मींस 1/r स्क्वायर अगर दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे कि वो किस चीज को फॉलो करता है, वो किस चीज को फॉलो करेगा, ध्यान से, वो इस चीज को फॉलो करेगा। वो किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी आपसे ये नहीं पूछेंगे क्या होता है, जब 11th-12th में जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। करवाने को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज। बस यही चीज है कि इसको क्या बोलते हैं, जब भी आपको ये चीज दिख जाए कभी कभी भी, तो हम बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ। बस ये चीजें आपने मेरे लिए याद रखनी है। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो यहां लिखी हुई है कि क्या होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है किसमें, दो मासेस के बीच में, ये m1 ये m2, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स लग रही है इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स है, आपस में जुड़ेंगे, है ना, फोर्स लग रही है ना, ये गर्लफ्रेंड ये बॉयफ्रेंड, तो इनमें एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ लव, कतई नहीं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और जब इन दोनों को मैं लिख लूंगा ऐसे, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, और मैंने वो कांस्टेंट क्या ले लिया, कैपिटल G। और ये कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, आप यहां बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू है, कहीं पे भी चले जाओ, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसको नहीं भूलेंगे। और अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहूं तो फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होगा मीटर का स्क्वायर, और मास का क्या होगा, केजी इंटू केजी। तो क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। राइटिंग एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी आपको अच्छी लग रही होगी, काफी खूबसूरत राइटिंग है मेरी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लेना। ठीक, यहां पे भी लिखा हुआ है और आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। मैंने बता दिया फोर्स का जो होगा न्यूटन होगा और रेडियस का होगा मीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। अब देखो क्या चीज है यहां पे, यहां में भी ठीक है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो घबराना नहीं है, क्या चीज है, ये दो अगर बॉडीज हैं, अगर ये दो बॉडीज हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, फोर्स क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स क्या है, ऑपोजिट। तो यही हम बोलते हैं कि जब भी एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो क्या हो रहा है यहां पे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी ऑब्जेक्ट exert equal and opposite force on other object but in opposite डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तभी मैं क्या बोलूंगा कि दोनों बंदे आपस में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इधर को कर रहा है दूसरा इधर को कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। दैट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। अगर आपको यहां पे यूनिवर्स पे दो मास दिख रहे हैं, मान लो एक मेरा मास है जहां फिर बाहर आपको कोई और दिख रहा है, तो हम दोनों के बीच में क्या लग रही है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना। तो ये क्या कर देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा उनका। तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस लगेंगी और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस वजह से मैं क्या बोलता हूं उसको, ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक, अब कभी भी क्या करता हूं मैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर मैंने ये एक बिल्डिंग है मेरे पास, ये क्या है, एक बिल्डिंग है और ऊपर यहां कौन चढ़ा हुआ है,
एक यहाँ पे चढ़ा हुआ है रतीक, मान लेते हैं एक लड़का है रतीक करके, मैंने ऊपर उसको यहाँ चढ़ा दिया और उसके हाथ में एक स्टोन दे दिया। ये क्या है? स्टोन। स्टोन चेंज कर लेते हैं, स्टोन कर लेते हैं ब्लैक कलर का, है ना, ये है ब्लैक कलर का स्टोन। जब भी वो यहां से स्टोन को नीचे फेंकेगा तो स्टोन कहां आएगा? हमेशा ग्राउंड में आएगा, हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अब यहां पे ये होता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों लगा रहे हैं तो अर्थ क्यों नहीं उसके साथ जा रही? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो अर्थ को भी तो जाना चाहिए। लेकिन बेचारा देखो, इतनी बड़ी इतनी 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 बड़ी अर्थ और इत्तू सा स्टोन, इतनी बड़ी अर्थ और इत्तू सा स्टोन, तो क्या लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो फोर्स अपॉन क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या, उतनी ही कम क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। यहां से मेरे को समझ आया सर, यहां से समझ आया, जो आपने यहां लिखा यहां से समझ आया मेरे को। तो यहां से समझ इसलिए आया क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मेरे को दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर मास ज्यादा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ है? अगर मास ज्यादा हुआ तो मेरी एक्सेलरेशन कम होगी। तो इतनी बड़ी अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ, आपको लगता है इतना सा स्टोन, इत्तू सा स्टोन उसको हिला पाएगा? नहीं। जिस वजह से क्या होगा कि अगर फोर्स, क्या होगा? फोर्स बाद में लिखते हैं। यहां फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो अगर इतू सा मास होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी, है ना, एज कंपेयर टू, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? जब यहां पे ऋतिक ने पत्थर फेंका तो ये थी हमारी अर्थ, और अर्थ पत्थर से 1000 ट्रिलियन, मतलब बिलियन ट्रिलियन टाइम कितनी बड़ी है। तो आपको लगता है कि आपकी जो आप स्टोन उस अर्थ को अट्रैक्ट कर पाएगा? कतई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशन कहां कहां इंपॉर्टेंट है, यहां इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है? वो क्या करके रखती है? अर्थ को बाइंड करके रखती है और एटमॉस्फेयर को बाहर नहीं जाने देती। एटमॉस्फेयर को अगर किसी ने पकड़ के रखा है तो वो कौन है? ग्रेविटेशनल ने अपने हाथों से एटमॉस्फेयर को क्या रखा है? अपने हाथों से पकड़ के रखा है। ठीक, सेकंड पॉइंट बोलता है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अगर मून यहां मूव कर रहा है तो मून अपने ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? घूमता घूमता हम भी तो कहीं और चले जाते हैं। अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कोई काम करने के लिए तो मैं रास्ते से भटकता भटकता कहीं और भी तो जा सकता हूं। लेकिन कितने सालों से, आज से कितने लाखों सालों पहले से मून वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मून का पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता, कभी घूमने फिरने नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? उसकी मम्मी की चप्पल की फोर्स लग रही है कि अगर मैं घूमने गया तो मेरे को चप्पल भरेगी। कैसे? दूर से उठा के। तो यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिस वजह से मून क्या कर रहा है? जिस वजह से ये वाला मून अर्थ की रिवॉल्व चक्कर काटता है। ठीक है, इसी वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी चक्कर काटती है और मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट भी क्या काटेंगी? चक्कर काटेंगी। और इसी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहां पे ऑक्सीजन गैसेस, हर गैसेस हैं, वो कभी भी बाहर नहीं जाता, हमेशा अर्थ के पास ही रहता है। नहीं तो वो उड़ के कहीं और भी जा सकता था, लेकिन नहीं जाता क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है? हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ने पकड़ के रखा है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर हमारी अर्थ की रोटेशन हो रही है, अगर हमारी अर्थ की रोटेशन हो रही है तो किस वजह से हो रही है? ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। अगर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन तो किसकी वजह से? वो हमारी ग्रेविटेशन की वजह से। अब भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। सो देन लास्ट पॉइंट इज द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी। तो जो भी अगर टाइड वगैरह कभी आपने देखा होगा ओशन में, बड़ी बड़ी लहरें अगर आप देखते हो तो किसकी वजह से होती हैं? वो भी ग्रेविटेशन की वजह से, है ना। तो ये चीजें अगर आप देखना चाहो तो आपको यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस काफी ज्यादा मिल जाएंगी और यूं क्लैरिटी होगी, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी यूं होगी। अब आप इस चीज को मत बोलना जो मैंने आपको यहां बताई है। वन ऑफ द बेस्ट चीज मैंने यहां आपको बताई है कि इतना अगर मास अगर इतना ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन इतनी कम होगी। अर्थ क्या है? 1 ट्रिलियन कितना बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्टोन। तो आपको लगता है कि तुसा स्टोन उसको हिला पाएगा? कतई नहीं हिला पाएगा, जिस वजह से सिर्फ किसकी मूवमेंट होगी? स्टोन की मूवमेंट होगी। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो लिखा हुआ है जब भी
मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा, एक टाइम के बाद वो, अगर मैंने इसको ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां तक रुका, और यहां पे फिर इसने, ये रुका एक सेकंड के लिए, इसने देखा, और फिर ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। और नीचे कौन लेके आ रहा है, नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिसको वो क्या करेगी, उसको नीचे खींचेगी। जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी। क्यों? कभी आपने फुटबॉल खेला है, जब आप किक करते हो तो बॉल ऊपर 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 ऊपर, और एटमॉस्फेयर को ऊपर नहीं, गलत। एटमॉस्फेयर क्या, वो हमेशा एक टाइम के बाद रुक जाती है, फिर नीचे आने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक, द फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऊपर से कोई चीज फेंक दी, उसके पास कोई पैराशूट नहीं है, अगर मैंने पत्थर को फेंका, उसको कोई पैराशूट पहना के नहीं फेंका, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल बॉडी। फ्री मतलब फ्री है और फॉल कर रही है, नाम से पता चल रहा है, फ्री छोड़ी हुई है और फॉल कर रही है। और कहां गिरेगी हमेशा, कौन कर रहा है उसको, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का सेंटर। उस सेंटर के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो कहां गिरेगी, ग्राउंड के ऊपर गिरेगी। ठीक, इतना समझ आ गया, बिल्कुल जबरदस्त समझ आ गया। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज। अगर मैंने ऊपर से कोई चीज फेंकी, अगर मैं इंडिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा हूं तो नीचे कोई चीज फेंकूंगा तो क्या वो यूएसए में जाके गिरेगी, कतई नहीं गिरेगी। वो यूएसए में नहीं गिरेगी, वो इंडिया में ही गिरेगी। दैट मींस कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट एट द पॉइंट उसकी क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी। हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे, 9.8 मीटर पर सेकंड से। मैं आपको बताऊंगा ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन अभी के लिए समझो कि हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैंने हर एक चीज वहां पे भी डिटेल में एक्सप्लेन करवा रखी है। ठीक, तो इट इज ए, इसका भी सेम यूनिट होगा। अगर जी की बात करेंगे तो जो ये वाला ग्रेविटेशनल है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन, तो ये क्या है, ये हमारे पास G और A हम बोल सकते हैं सेम है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल तो क्या होगा, G आ जाएगा, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोशन तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमेशा हम किसकी बात करेंगे, G की बात करेंगे, और इसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो एक्सेलरेशन का होगा। क्योंकि ये क्या है, सेम है, बट क्यों, कब सेम होंगे ये, जब ग्रेविटेशनल की बात होगी। ठीक, आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ जी। अब छोटे जी की वैल्यू निकालनी है, किसके, छोटे जी की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। मैंने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये मास कोई भी, मेरा मास लगा लो m/r², और इन दोनों के बीच में मान लो ये है और ये है, ये मास ऑफ अर्थ है और ये क्या है, सिंपल मास है, और इन दोनों के बीच में रेडियस कितना आ गया, आर आ गया, और मैंने वही चीज यहां लिख दी। दैट मींस एम ई स्टैंड फॉर मास ऑफ अर्थ और एम स्टैंड फॉर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक, आर मींस रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये है, एक ये है, तो ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना, आर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता है। तो अगर यहां पे किसकी बात चल रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं किसके साथ चेंज कर दूंगा इसको, ग्रेविटी के साथ चेंज कर दूंगा। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। और एक मैंने फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, वो क्या था, F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r²। ये भी फोर्स और वो भी फोर्स, तो मैं क्या कर दूंगा, फोर्स क्या कर दूंगा, वो बड़ी जी वाली ग्रेविटेशन वाली और फोर्स ऑफ न्यूटन को, दोनों को क्या कर लूंगा, इक्वल कर दूंगा, और उनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। मैंने वैल्यू पुट की यहां पे, मास इनटू ग्रेविटी, और ये m के साथ ये m कट जाएगा, और जो अपने पास ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस। तो रेडियस कितना आ रहा है, अब रेडियस कहां है, अब देखो इसके बीच में जो रेडियस होगा, अगर मैं स्टोन की बात करूंगा, जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, तो वो यहां रखा होगा, उसके सरफेस पे ही। तो यहां से लेके यहां तक का क्या होगा,
अर्थ का रेडियस की बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए आपको ये चीज समझाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सिंपल सी बात है, यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों चीजें समझ होगी। अगर पहले हमने दूर दूर क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके बीच में अगर रेडियस होता तो वो अलग होता, लेकिन यहां पे जो हमने मास रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अगर मैं यहां अर्थ के सरफेस पे बैठा हूं तो वो उसका रेडियस कितना होगा, जितना अर्थ का रेडियस होगा उतना ही रेडियस दोनों मासेस के बीच में होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ। नहीं समझ आया तो नहीं, अभी देखते हैं, अगर नहीं समझ आया फिर से देखते हैं कि अगर मैं यहां इस अर्थ पे बैठा हूं तो मेरे पास ये मास है और मैंने इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, ग्रेविटी निकालनी है। मान लो तो ग्रेविटी कैसे निकलेगी कि अगर यहां रेडियस कितना होगा, सेंटर से, मास जो अर्थ के सेंटर से और यहां तक सरफेस, क्योंकि ये सरफेस पे बैठे हुए हैं तो जो रेडियस हम यूज करेंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि दो मासेस के बीच का डिस्टेंस, तो मास ये कहां पे, सरफेस पे है, तो इसका मास क्या आएगा, देखो ये सरफेस पे है तो इसका मास क्या आएगा, जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, जितना अर्थ का रेडियस होगा। ठीक, तो हमारा डिस्टेंस और रेडियस क्या आया, सेम आया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखना, क्योंकि जो मैंने मास पकड़ा हुआ है वो सरफेस पे पकड़ा हुआ है, दैट मींस कि जो डिस्टेंस, जो मास के बीच का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन है, मेरे को आता है, मेरे को मास ऑफ अर्थ भी पता है 6 और मेरे को रेडियस भी पता है। अगर आपको नहीं पता कैलकुलेशन कैसे करनी है तो अगर आप इसका अप्रोक्स में वैल्यू उठा लो, इसकी 6 उठा लो, इसकी -11 उठा लो, इसकी 6 × 10⁻24 उठा लो और यहां पे कितनी उठाओगे, 6 और 36 × 10⁻12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 और 36 कैंसिल हो जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो 1024 और 1023, तो कट के कितना आएगा, 10। तो अगर अप्रोक्स निकालना चाहो तो अप्रोक्स आंसर इसका 10 निकल के आता है। अगर फुल कैलकुलेशन करनी हो तो होमवर्क है ये आपका, आप करके आओगे, आपको आंसर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि यहां पे हमने रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिखा, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि यहां पे तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस आना चाहिए, लेकिन जो हमारा मास पड़ा हुआ है वो अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो वो कभी भी क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे कहीं पे भी चले जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फटाफट से चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 6.6 × 10⁻−11 और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी अभी हमने निकाला, और कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आई। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू वेरीज करेगी। अगर मैं यहां पे हूं तो 9.8 ग्रेविटेशन वैल्यू, अगर मैं मार्स पे हूं तो उसकी कुछ और होगी, अगर मैं मून पे हूं तो इससे 9.8/6 कर लो, इतनी कम हो जाएगी। तो जहां जहां मैं क्या करूंगा, है ना, जहां जहां मैं अगर अपना प्लैनेट चेंज करता हूं तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर मैं इक्वेटर पे हूं, मान लो ये तो चेंज हुई, अपनी अर्थ की बात करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। अगर मैं अपनी अर्थ की बात करता हूं तो इक्वेटर और पोल्स पे भी क्या होगी, जी की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। मेरे लिए आपने ये चीज याद रखनी है, बिल्कुल डेफिनेटली सर हम याद चीज रखने वाले हैं। यहां पे इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और इसका क्या है, मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हमें सिर्फ एक नंबर देगा, कौन सा नंबर, जो यहां लिखा हुआ है ये नंबर देगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, नंबर तो देगा ही देगा, लेकिन जब भी मैं ग्रेविटी की बात करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगी, हमेशा अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन भी देगी, और एज क्या देगी, एक नंबर भी प्रोवाइड करवाएगी। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मींस ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्यों, जब भी मैं उसको ऊपर मैंने ऊपर चढ़ा सेकंड थर्ड फ्लोर में, वहां से एक पत्थर नीचे फेंका तो पत्थर कभी भी फ्लोट नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा एक डेफिनेट पार्ट
किसको, डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड। समझ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया। और आगे चलते हैं हम, क्या चीज लिखी हुई है, इफ टू स्टोन्स, अगर दोनों स्टोन है 150 ग्राम का और 500 ग्राम का, अगर इसको मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूं, दैट मीन्स क्या चीज, अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा ऊपर से नीचे, मैंने फेंक दिया, एक बार मैंने किसको लिया, दो अलग अलग बच्चे लिए, एक मैंने लिया, चलो नाम ले लेते हैं यहाँ पे, एक मैंने लिया विवोर को और दूसरा मैंने लिया विवान को, ठीक। तो यही वीवी से नाम याद हो गए। तो दोनों बच्चे मैंने अलग अलग उठाए, एक का मास क्या था, एक का मास था 40 kg और एक का मास था 60 kg, ठीक। दोनों के मास अलग अलग। तो क्या करेंगे, अगर मैं इनको ऊपर से नीचे फेंकूंगा, तो कौन सा वाला जल्दी से गिरेगा, विवान गिरेगा कि विवोर गिरेगा नीचे, ये बताओ कि ये गिरेगा पहले कि ये गिरेगा। लेकिन जब गलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेटेड एंड डिपिक्टेड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ डजंट डिपेंड ऑन द, तो उसने बोला जो अर्थ डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मास चाहे 40 kg हो, 60 हो, जितना मर्जी हो, क्या होगा, दोनों चीजें सेम टाइम पे गिरेंगी। विवोर भी सेम टाइम पे नीचे गिरेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, और विवान भी सेम टाइम पे नीचे गिरेगा, ठीक। तो इट कैन बी वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। तो ये चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपल एक फॉर्मूला लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन ये चीजें, और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। ये मास जो उस बंदे का था, किसका, विवान का मान लो, विवोर का मान लो, तो किस चीज पे एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कांस्टेंट पे, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस पे, ठीक। तो यहां पे जो मैंने विवान का मास लिया, जहां मैंने विवोर का मास लिया, यहां काउंट हुआ। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ, वो किसी भी बंदे के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो 1 क्विंटल का हो, चाहे 2 क्विंटल का हो। यहां पे दोनों बंदे सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, दोनों बंदे क्या गिरेंगे, सेम टाइम पे नीचे क्या करेंगे, गिरेंगे, ठीक। बचने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम इनको 10 मंजिल से ऊपर से नीचे गिराएंगे और दोनों के दोनों सेम टाइम पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे, ठीक। आगे चलते हैं और देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट पे, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस पे, ठीक। तो हमने ये सीखा इससे कि मास चाहे 10 किलो हो, 20 हो, 30 हो, 100 हो, जब उन्होंने गिरना है तो सेम टाइम पे गिरना है, मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इससे यहां से हमने समझ भी लिया, यहां से हमने देखा कि एक्सेलरेशन किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। ये स्मॉल एल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब विवान या फिर विवोर या फिर कोई भी हो, पप्पू हो, वो भी सेम टाइम पे नीचे गिरेगा। यहां लिखा हुआ है 500 ग्राम विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर, सो स्टोन्स 150 एंड 5 ग्राम विल रीच द अर्थ सरफेस टुगेदर, दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक। यहां पे चीज लिखी हुई है, हमने 3 क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, और हमें हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन रटी हुई है। लेकिन यहां पे ग्रेविटी की बात चल रही है, फ्री फॉल की बात चल रही है, किसकी, फ्री फॉल की। अगर तो वो डाउनफॉल है, अगर वो नीचे को आ रहा है, तो हम एक्सेलरेशन को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जी के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जी के साथ। बाकी ये आपका होमवर्क है कि आप कैसे रिप्लेस करोगे, समझ आ गया। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड में, तो एक्सेलरेशन किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, माइनस जी के साथ। इतना समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया। यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपने ये खुद करनी है, 2 मिनट में आपकी हो जाएंगी। यहां पे जी लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम एक्सेलरेशन को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे। यहां पे आपकी मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने यहां आपको मेंशन चीज करवा दी, तो डरना नहीं है। यहां पे मैंने यहां आपको लिख दिया कि क्या, जब भी कोई चीज अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन किसके साथ होगी, जी के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अगर यहां पे दे रखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, तो किसके साथ रिप्लेस होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ये देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम h के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम ऐसे लिख देंगे, है ना। अगर तो ये डाउनफॉल है, अपवर्ड होगा तो यहां क्या आ जाएगा, अगर अपवर्ड की बात होगी तो यहां क्या आएगा, अपवर्ड में देखते हैं फटाफट से, 2 मिनट में अपवर्ड करते हैं आपके लिए। अपवर्ड में क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh,
क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अभी क्या चल रही है, ऊपर चल रही है, और ग्रेविटी कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इस वजह से मैंने ग्रेविटी क्या ली, माइनस ली। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी कहां लगेगी, अगर ये चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे को लगेगी, दैट मींस इसलिए मैंने ग्रेविटी क्या ली, नीचे को ली। ठीक, इतना समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। अब मास क्या चीज है? मास ऑफ एन बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, वो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ द मैटर। तो मैटर मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नहीं होगी। मास क्या है, मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ नंबर होगा, क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लेकिन बेचारे के पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वांटिटी, देखो मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी, इतना भी रख लोगे तब भी चलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, अब क्वांटिटी ऑफ मैटर एसआई यूनिट क्या होगा, केजी होगा। ऐसे क्या होगा, मास का केजी। मास ऑफ द बॉडी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे मून पे चले जाओ चाहे मार्स पे चले जाओ, क्वांटिटी ऑफ द मैटर, आपकी जो मैटर है वो सेम रहेगा, चाहे मून मार्स में चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो मास है कभी भी चेंज नहीं होगा। मास आपका कतई चेंज नहीं होने वाला। ठीक, मास आपका चेंज कभी नहीं होगा। ठीक, आगे चलते। मास ऑफ द किसके साथ डोनेट करते हैं, हमेशा स्मॉल m के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वेट कभी जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होगा। वेट क्या चीज है, वेट के हिसाब से फोर्स ही है। फोर्स कौन लगा रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ फोर्स लगा रही है ना, तभी तो हम वेट बोलते हैं। ए फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या हो रहा है, अगर बॉडी है तो उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, कौन सा पार्ट लगा रहा है, सेंटर लगा रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कैसे इसको करना है, तो अगर ग्रेविटी की बात चल रही है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटी के साथ। और इस फोर्स क्या है, फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, फोर्स ही मेरे पास क्या है, वेट है। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब जब क्या होगा, ये 1, देखो 1 kg कब आएगा वेट, जब क्या होगा, जब मैं क्या करूंगा, 1 kg मास होगा मेरे पास। ठीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज कॉल्ड 1 kg वेट। ठीक है, ये हम कर लेंगे। 1 kg वेट कब होगा, जब उसमें 9.8 न्यूटन की क्या लग रही है। अब देखो यहां लिखा हुआ है 1 kg और 1 kg, तो 1 kg वेट किसके बराबर है, सिर्फ आप वैल्यू पुट करोगे, ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको करवा दी, मास 1 kg हो गया, तो क्या निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। ये आपने मेरे लिए चीज याद रखनी है। ठीक, अब क्या चीज है, ये चीज आप मेरे लिए याद रखोगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, आपसे हो जाएगा। ठीक, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताओगे, बिल्कुल बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। चलो चलते हैं, फटाफट से चलते हैं। वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इनर्शिया। हम इनर्शिया से मास मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मास इनटू ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी चेंज होगी, अगर अर्थ की बात करें 9.8, मून की बात करेंगे कुछ और 1.2, में भी कुछ और हो सकती है, मार्स की करेंगे तो कुछ और होगी। तो वेट हमारा चेंज होगा लेकिन मास हमारा कतई चेंज नहीं होगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ। तो जो अपने पास मैटर होगा बॉडी में उसे क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द, जो अर्थ अट्रैक्ट करेगी उसे क्या बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसे क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ मून कहीं पे भी, सन पे भी चले जाओगे, लेकिन सन पे नहीं रहेगा कांस्टेंट। आपको पता चल गया क्यों, अगर वहां बैठोगे तो जल जाओगे। ठीक, हवा टाइट हो जाएगी। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। बिल्कुल, अगर मून की बात करेंगे तो अलग है, अगर अर्थ की बात करेंगे तो अलग है, अगर मार्स की बात करेंगे तो हमारा वेट अलग होगा। अगर इक्वेटर की बात करेंगे और पोल की बात करेंगे तब भी अलग होगा। मेजरिंग ऑफ ए मास इज डन बाय यूजिंग, एक बीम बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं और यहां पे स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। किसको, वेट को। ये क्या है, वेट, और ये क्या है, मास। मास डज नॉट चेंज इवन द वैल्यू, अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो कभी भी मास हमारा जीरो नहीं आएगा। मास कभी भी जीरो नहीं आएगा, चाहे जी की वैल्यू जीरो ही कतई क्यों ना हो, लेकिन मास हमारा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा जीरो ग्रेविटी में तो हमारा वेट क्या होगा, जब भी जीरो ग्रेविटी की बात होगी तो वेट हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों, जब भी हम जाते हैं, आपको पता ही है, जितनी भी सैटेलाइट्स हमारी मूव कर रही हैं, खुद ब खुद मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, वेट उसका जीरो है। क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या है, जीरो। अगर ग्रेविटी जीरो होगी
होगी तो मेरे को पता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी जीरो होगी तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, अब तो कोई चीज ही नहीं रही। अब ये चीजें हैं सिंपल सी, फैक्टर्स इफेक्टिंग जी। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक फॉर्मूला है G इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूले में है कांस्टेंट है नहीं, ये मास दे रखा है, इस पे डिपेंड करेगा और इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक, कितना, अगर ये दो मास हैं तो अगर पास में है या कितने दूर है, एक तो इस पे डिपेंड करेगा, और इसका मास का साइज कितना है, कि ज्यादा है या कम है, इस पे डिपेंड करेगा। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मास ज्यादा तो ग्रेविटी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर मास कम तो ग्रेविटी भी क्या होगी, कम। बिल्कुल समझ आ गया, अभी तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। और जल्दी से फटाफट से, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपका होमवर्क होगा, बड़ा इजी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे और रेशो आपके सामने ग्रेविटी की निकल के आ जाएगी। आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है और यहां रेडियस दे रखा है, तो आप यहां आराम से कर लोगे। और हाइट दे रखी है सेंटर से, ये तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा आपका। ठीक, तो फटाफट कर लोगे, हो जाएगा। यहां पे है कि जो हमारा मून है उसकी ग्रेविटी, अगर हम मून की बात करेंगे, GM मून की बात चल रही है, तो अर्थ से कितनी होगी, 6 टाइम कम होगी मून की ग्रेविटी। तो यही हमने प्रूव करना है। और फटाफट से हमें दो फॉर्मूले पता है, फोर्स ऑफ अर्थ है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G, यहां क्या लिखेंगे हम, G मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां क्या आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, मून ऑब्जेक्ट, यहां ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मून को, और रेडियस ऑफ द मून। तो डिफरेंट डिफरेंट, ये एक चीज आपने मेरे लिए याद रखनी है, क्या, कि ये चीज, ये मून है, अब इसकी हर एक की वैल्यू यहां देखो लिखी हुई है यहां पे। ठीक, तो साफ पता चल रहा है यहां पे। जब मैं क्या करूंगा, इसकी रेशो करूंगा, किसकी, F अर्थ की और M की। हमें पता है जो रेडियस है अर्थ का, वो क्या होगा, 1000 टाइम्स क्या होगा, मास ऑफ द मून। तो जो मास है अर्थ का, ठीक, तो मून के कितने, अगर मास ऑफ अर्थ लिखा है तो कितना होगा, 100 इंटू मून, तो 100 गुना ज्यादा है, अर्थ का मास 100 गुना ज्यादा है, तो मैं यहां पुट कर दूंगा उसका मास। ठीक है, अगर 100 गुना ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा। ठीक, तो रेडियस भी पता चल गया, मास भी पता चल गया, दोनों चीजें आपने मेरे लिए याद रखनी है। हर एक वैल्यू को याद रखना मुश्किल होगा, रेडियस है ना, इसका रेडियस याद करने से अच्छा कि हम 100 m याद कर लें। ठीक, और हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम ये, तो आप क्या मेरे लिए ये चीज़ याद नहीं कर सकते, काफ़ी इजी है ये याद करना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ याद करो, रेडियस ऑफ मून याद करो, तो वो तो हमारी हवा टाइट हो जाएगी। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी निकल के, जब मैं इसको काटूंगा तो वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ रही है, FE इज इक्वल टू 6 FM। तो ये आपको समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। तो अब ये हमारा टोटल यहां फिनिश हो गया। ये थी सारा कैलकुलेशन पार्ट जो आपको करना पड़ेगा। अब हमारा फर्स्ट जो था ग्रेविटेशन वाला पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया, अच्छे से हर एक चीज कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे फर्दर मूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो बचा हुआ पार्ट है उसको कर लेंगे। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बी सेफ, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।